हेलो, नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जो कानून है, जो महिलाओं की पक्ष में जो कानून है, उनका भरपूर तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। साल का आज पहला दिन है और थोड़ा सा टाइम निकाला आप लोगों के लिए। सोचा कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके खिलाफ में मुकदमे चल रहे हैं, मैंने काफी वर्षों से मैं देख रहा हूं कि पुरुषों को सुनने वाला कोई नहीं है, इनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है, पुरुषों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। मैंने इसी चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारा और मेहनत की आप लोगों के लिए और कोशिश की कि किसी भी तरीके से परिवारों को सुरक्षित किया जाए। और काफ़ी हद तक आप लोगों ने मेरा सहयोग भी किया। मैं उसका आभारी हूं और हमेशा धन्यवादी रहूंगा। जैसा कि मैं विगत सालों में मैं देख रहा हूं कि जो फैमिली मैटर हैं, जो पारिवारिक मामले जो हैं, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ जो तलाक हो रहे हैं, जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना, वो सिर्फ मेंटेनेंस और पैसे के लिए, सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। फैमिली कोर्ट में किसी भी तरीके से पुरुषों को सुना नहीं जा रहा है। एक 25 साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है 498A लीगल हेल्प डेस्क। इसमें मैं अपने जितनी भी कानूनी बारीकियां हैं बचाने के लिए मैं इसमें पोस्ट करता रहता हूं और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मास मैसेज में आप लोगों तक हर वो कानूनी जानकारी पहुंचाई जाए जिससे कि आप स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि आपको हमारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। जैसे कि आपने देखा कि CRPC 125 डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स और 498A, इन केसों में क्या होता है कि पुलिस के पास अगर मामला होता है तो पुलिस उसको एक अच्छी तरीके से चार्जशीटेड कर देती है। कोर्ट में अगर ये मामले होते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो चाहे 125 का हो, इसमें एक 25 साक्ष्य एफिडेविट के आधार पे फैसला दे दिया जाता है कि आपको इतने पैसे का भुगतान करना है। मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाता रहता हूं और हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि 498A जो है उससे कैसे बचा जाए। सबसे बड़ी चूक मैं आपको बताता हूं कि 498A के तहत में जब भी कोई महिला FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है तो वो मालूम में क्या लिखती है? शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो ये लिखती है कि हमसे डिमांड की जा रही है, दहेज की मांग की जा रही है। आप समझ रहे हैं बात को? दहेज की मांग की जा रही है और उस मांग को दिखाते हुए, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना को दिखाते हुए पुलिस क्या करती है? उसका मुकदमा पंजीकृत कर देती है। अगर कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल किया तो 200 202 के आधार पे कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले लेती है। इसमें देखने वाली मजे की बात यह है कि आखिर में जो दहेज की जो मांग दिखाई जा रही है ये कितनी पुख्ता है। पुलिस क्या करती है कि जब मुकदमा दर्ज करती है तो हमेशा आप देखना 99.9% केसेस में हमेशा यही होता है। शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 2 महीने बाद, 10 साल बाद जब भी दहेज प्रताड़ना का मामला 498 का दर्ज होता है तो महिला उसमें एक चीज जरूर लिखती है कि मेरे पिता ने दान दहेज दिया था और हमसे अब अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही है। तो पहली बात तो डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है ना, अमेंडमेंट मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ग्रूम एंड ब्राइड एक्ट सेक्शन 2 डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है ना,
उसके सेक्शन 2 के तहत में इस डॉरी को स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। थाने में शिकायत जाती है, पुलिस क्या करती है, उस शिकायत के आधार पर लड़का पक्ष के विरुद्ध यानी पति पक्ष के विरुद्ध 498 के साथ साथ 323, 504, 506 डॉरी प्रोविजन एक्ट 3/4 का अपराध पंजीकृत कर देती है। अब इसमें समझने वाली बात है कि 498A उसमें ये कहा गया है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ित करना। अब 498 साबित कैसे होती है मानसिक प्रताड़ना के लिए? ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो मानसिक प्रताड़ना हो गई। उसके लिए डॉक्टरी एविडेंस जरूरी है कि अगर आप डिप्रेशन में गई हैं, आपको इतना प्रताड़ित किया गया है, अगर आप डिप्रेशन में गई हैं तो आपके पास में डॉक्टर का लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें कि ये शो हो सके कि आप इसकी वजह से परेशान रही हैं, आप डिप्रेशन में चली गई। ये हो गया मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव की जब बात आती है कि शारीरिक तनाव हुआ, मारपीट हुई, घर से निकाल दिया, ये फलाना ठिकाना, तो मैं आपको बता दूं 498A के तहत में शारीरिक तनाव भी है। लेकिन पुलिस क्या करती है, 498A के साथ में 323 IPC का अपराध दर्ज कर देती है, जबकि 498A में ऑलरेडी ये बात कही गई है कि अगर शारीरिक या मानसिक अगर प्रताड़ना होती है तो 498A का मामला दर्ज किया जाए। दूसरी बात, पुलिस जब शिकायत दर्ज करती है तो FIR हमेशा धारा 3 और धारा 4 में दर्ज कर देती है। फिर से देखना, अगर आपके मामले में अगर ऐसा है तो आप उस पर रिवर्ट कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। पुलिस भूल जाती है कि धारा 3 और धारा 4 में क्या अंतर है, जो डॉरी प्रोविजन एक्ट की धारा है। धारा 3 का मतलब होता है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, और धारा 4 का मतलब है दहेज की मांग। अब आप समझना इस बात को कि जब भी कोई महिला शिकायत देती है कि हमारे साथ में दहेज प्रताड़ना की जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमसे दहेज मांगा जा रहा है, तो वो अपने प्रार्थना पत्र में दहेज की मांग को दिखाती है। डेट मीन्स कि धारा 4 का अपराध किया जा रहा है। लेकिन पुलिस क्या करती है, धारा 3/4 लगा देती है, और इसको यही पता नहीं है कि धारा 3 कब लगती है और धारा 4 लगती है। अब बात आ जाती है चार्जशीट पर। पुलिस एक पक्षी बयान लिखती है, 161 के बयान CRPC में लिख देती है। उसमें किसी भी तरीके के कोई साइन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके की आपको उसकी पक्की नकल नहीं मिल सकती है। पुलिस अपने हिसाब से 161 के बयान लिख देती है, 162 के बयान प्रतिवादियों के लिख देती है और कोर्ट में मैटर चार्जशीटेड कर देती है। 41A का नोटिस जो है वो लड़का पक्ष को दे देती है। अपनी चार्जशीट में जब वो चार्जशीट दाखिल करती है तो अपनी चार्जशीट में ये कहती है कि धारा 3/4 अन्य धाराओं के साथ में बखूबी साबित हुई। दैट मीन्स कि उस जांच अधिकारी ने धारा 3 को भी साबित बता दिया, मतलब 3 दहेज लेना और देना, जबकि यहां पे दहेज लेना और देना पुख्ता नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉरी प्रोविजन एक्ट जो अमेंडमेंट है उसकी धारा 2 के तहत में दहेज की बात जो है ना वो पुख्ता नहीं हो रही है, और उस तरीके से कोई रिकवरी नहीं हो रही है, और दहेज की कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है जिसपे कि शादी के समय कोई भी ऐसा हस्ताक्षर हो। तो दहेज लेने देने की तो बात कट जाती है, लेकिन पुलिस क्या करती है, चार्जशीट में धारा 3 और धारा 4 लगा के भेज देती है। कोर्ट में क्या होता है, जैसे ही चार्जशीट जाती है तो धारा 3/4 में मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले लेते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि CRPC 190(b) के तहत में ये कहा गया है, दी मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट फैक्ट्स। इस तरीके की चीजों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाता है, और जो पति पक्ष है उसको पूरा ट्रायल झेलना पड़ता है, जमानत झेलनी पड़ती है।
टॉर्चर होना पड़ता है, फाइनेंशियली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ता है। अब यहां 3/4 में मजिस्ट्रेट ने भी कॉन्गिनियंस ले लिया, जबकि कॉन्गिनियंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती थी कि जो धाराएं जो हैं लगाई गई हैं, जिन पे आरोप साबित किए गए हैं, उन पे कोई भी ऐसा साक्ष्य चार्जशीट के साथ में है भी या नहीं है। जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो जो अपोजिट पार्टी यानी कि जो पति पक्ष है उसको भी मौका दिया जाता है सुनने के लिए, लेकिन कोई भी तरीके का मौका नहीं दिया जाता है। 2 लाइनें लिख दी जाती है, प्रसंज्ञान लिया जाता है और सम्मन भेज दिया जाता है। तो यहां पे क्या धारा 3 का लोप किया गया पुलिस के थ्रू, और कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में नहीं लिया। तो अब ट्रायल चल गया पूरा लड़के के ऊपर यानी पति के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में जो लड़की के जो माँ बाप हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो शादी करा रहे हैं, जो बैठे हैं, उनको मुलजिम बनाया जाना चाहिए था। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप इन सबको उसी केस में ट्रायल के लिए कैसे तलब करा सकते हैं, और जो आईओ ने जो चूक की है उस आईओ के खिलाफ में आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे चैनल पर हर तरीके के वीडियो पड़े हुए हैं और मैं हर बारीकी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अब बात आ जाती है कि 498 की बात, तो सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस की बात आ जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सेक्शन 12 का जो एक प्रार्थना पत्र है वो कोई कंप्लेंट नहीं है। सीआरपीसी की धारा 2D के तहत में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है, लेकिन यहां पे जब सेक्शन 12 के तहत में जब कोई प्रार्थना पत्र जाता है तो कोर्ट क्या करती है कि उसको सम्मन डाक से भिजवाती है, जबकि सीआरपीसी 62 वहां पे कॉम्प्लायंस होना जरूरी था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी तरीके से मजाक बनाया जाता है परिवारों को। फैमिली कोर्ट आप देखते चले जाओ, फैमिली कोर्ट में दिन पे दिन मैटर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुरुषों को बचा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। अब जब तक आप अपनी बात पुख्ता तरीके से नहीं कहेंगे तब तक आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये मैंने पिछले 7 सालों से देखा है, और ऐसा नहीं है कि एक अदालत में देखा है, मैंने बहुत सी ऐसी अदालतें घूमी हैं जहां पे मैंने देखा है कि फैमिली कोर्ट में मेला जैसा लगा हुआ है। जैसे सब्जी मंडी सस्ती है ना, वैसे ही मेला लगता है। सिर्फ ये घर जो टूट रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए टूट रहे हैं, लालच के लिए टूट रहे हैं। तो हम आगरा कोर्ट में ही हैं और आगरा कोर्ट में ही बैठते हैं, और किसी को अगर मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो आप लोग हमसे निस्वार्थ मिल सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपको और आपके परिवार को सेफ किया जाए, आपको बचाया जाए, क्योंकि हमारी जो लाइफ का जो मकसद है, जिस मकसद से हमने इस कानून के क्षेत्र में अपना करियर आजमाया है, उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की मदद हो, आप लोगों को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आप लोगों को बचाया जाए। धन्यवाद।